जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों क्योंकि जो आपका सीटेट एग्जाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका जवाब देने के लिए आपकी तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता के हिसाब से होते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं आपको ऐसा लगेगा जो चार के चारों ऑप्शन है चारों सही हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना होता है कि जो चारों ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सही है उस विकल्प की तरफ आपको जाना होता है। अगर कोई गलत ऑप्शन होता है दोस्तों, जो चार के चार ऑप्शन होते हैं चारों गलत होते हैं, लेकिन सबसे कम कौन गलत है उस विकल्प की तरफ आपको जाना होता है। इसलिए दोस्तों अगर हम सबको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम सब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हम सब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस चैनल पे आपको सभी जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ है, ऑफलाइन नोट पेपर हुआ है, सबको यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। उसके साथ साथ जो आपका नए कंटेंट है उनको भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आज की क्लास की बात किया जाए दोस्तों तो हम सब जो आपका 2022-23 में एग्ज़ाम हुआ था वह चला था आपका 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें टोटल दोस्तों आपके 22 सीटों में एग्ज़ाम हुआ था। इस पर सभी सेट कराए जाएंगे। इसके पहले हम सब आपका जो ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था 11 से लेकर 16 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सबको कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब पेपर कवर करेंगे वह पेपर आपका 30 जनवरी 2023 को पूछा गया था। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 30 जनवरी को सीटेट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसी क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। इसके पहले जो आपका पेपर हुआ था 6 फरवरी का, 4 फरवरी का, 3 फरवरी का, 1 फरवरी का, इन सबको कवर कर चुके हैं। आज आपका 30 जनवरी का पेपर को हम सब कवर करेंगे। इसमें हम सब सबसे पहले CDP को कवर करेंगे, उसके बाद हम सब EVS और हिंदी अदर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और क्लास की हम सब शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरुआत होता है। सब इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है दोस्तों। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं 15 नंबर के जो आपके बाल विकास से आते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं 15 नंबर के जो आपके शिक्षा शास्त्र से आते हैं। सबसे पहले हम सब बाल विकास को देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे हैं यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं यानी दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है दोस्तों। जो ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, या फिर चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, संवेगात्मक विकास। इस क्वेश्चन में आपका लास्ट ऑप्शन सही है, जो संवेगात्मक विकास है वो ऑप्शन सही है। अब इसमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि दूसरे के बारे में, हम दूसरे के बारे में भावनाओं को उनके बारे में जानना है तो हम सबसे अच्छा तरीका से किस तरीके से जान पाएंगे। इसमें जो चारों ऑप्शन है चारों में सबसे अच्छा हम संवेगात्मक विकास से ही समझ पाएंगे ना, तो इसलिए आपका इमोशनल डेवलपमेंट ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी शीर्षगामी सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों अधोगामी दूरमुखी सिद्धांत। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकीकरण का सिद्धांत। इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकीकरण का सिद्धांत। अगर हम सब दोस्तों इसमें एकीकरण के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सिखाता है। किसमें? एकीकरण के सिद्धांत पे सबसे पहले अपने पूरे अंग को चलाने का प्रयास करता है, फिर अंग के माध्यम से उसके जो उस शरीर के, जैसे हमने कोई अंग जैसा हाथ है दोस्तों, हाथ को पहले वह हाथ को चलाना सीखेगा, फिर हाथ उसके बाद दोस्तों वह उंगलियों को चलाना सीखने का प्रयास करता है। यही आपका एकीकरण सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। चलिए हम आगे हम सब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है दोस्तों, जो प्रभावित करता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला स्कूली माहौल, ऑप्शन बी दोस्तों तांत्रिक संबंधी विकार, ऑप्शन सी जैविक प्रवृत्तियां, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों अनुवांशिक बनावट। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज
ए इज राइट आंसर स्कूली माहौल दोस्तों। जो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा घटक है जो सामाजिक संस्कृत घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है दोस्तों, तो ये स्कूली माहौल दोस्तों। बाकी और जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे, ऑप्शन और आपका बी सी डी ये नहीं हो सकते हैं। जो उसे सामाजिक के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से प्रभावित करता है वह उसका स्कूली माहौल ही होता है दोस्तों। क्योंकि स्कूली माहौल में वो अलग अलग, जैसे अलग कोई बच्चा है, कोई अलग संस्कृति से आया है, कोई अलग समाज से आया है, तो इन सब में दोस्तों एक दूसरे से सीखते हैं। जब सीखते हैं तो जाहिर सी बात है ना, उसे प्रभावित करते हैं कि हाँ वो उसकी संस्कृति ऐसी है, वहाँ के पहनावा ऐसा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें खाली जगह की आवश्यकता है दोस्तों। किसमें? जीन पियाजे के जो सिद्धांत है दोस्तों, 4 सिद्धांत हैं, अभी आपको हम बताते हैं। उस 4 सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका कितने वर्ष को ऑप्शन बच्चे हैं दोस्तों? 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले बालक को देती है स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें खाली जगह। पहला ऑप्शन है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों करें प्रतिवर्ती चिंतन या पलटाव दोस्तों, या फिर ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुसरण, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों वस्तु अस्थायित्व। इसमें दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिवर्ती चिंतन या पलटाव। इसमें दोस्तों जो जीन पियाजे के सिद्धांत है, पहला इनका जो था वह 0 से लेकर 2 वर्ष तक था। फिर उसके बाद 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से फिर 11 होता है दोस्तों, और लास्ट में 11 प्लस, या फिर आप 11 से 14 कह सकते हैं। यही दोस्तों जीन पियाजे के जो 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। तो इसमें आपका जो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम सब। अगला जो क्वेश्चन करें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन है पहला संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इनके चारों अवस्थाएं बताई थी, वो ईयर बताया था। अभी हम वो अवस्थाओं का नाम भी बता देते हैं। इनकी पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। उसके बाद दोस्तों करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है दोस्तों आप 3 से कह सकते हैं, या फिर 2 से लेके 7 तक। फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 7 से 11 चलती है। और दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप 11 प्लस कह सकते हैं, या फिर 11 से 14 कह सकते हैं। यह दोस्तों इनकी चारों अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे की हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो इससे 1-2 क्वेश्चन न पूछे गए हों। इसमें जो पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बालक खुद से सोचने लगे, खुद से तर्क करने लगे, जब ऐसा बालक करता है तो उसे हम किस अवस्था के अंतर्गत रखते हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों वह लास्ट ऑप्शन होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक अपने तर्क, अपने सोचने की क्षमता के हिसाब से समझने लगता है, जो कि आपका 11 प्लस या फिर 11, 14, 15 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करें नूरी इस तर्क नूरी है दोस्तों, इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं, और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है दोस्तों। लॉरेंस कोहलर के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है दोस्तों? जो लॉरेंस कोहलरबर्ग हैं दोस्तों, इनकी एक कहानी है हिंज की कहानी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनके जो पॉइंट बनते हैं दोस्तों, उसी पॉइंट से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम अभी आपको इसका आंसर पहले बताते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं पूर्व अभिसामयिक, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों अभिसामयिक, या फिर ऑप्शन सी अभिसामयिक पश्चात, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों औपचारिक अभिसामयिक। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिसामयिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह दोस्तों दूसरी अवस्थाएं होती हैं जिसमें बालक समाज के हिसाब से, समाज में क्या गलत है क्या सही है, उस हिसाब से डिसीजन लेने लगता है, जिसे हम पारंपरिक अभिसामयिक नैतिकता कहते हैं। यह दूसरा चरण होता है दोस्तों, इसको आप जानते रहिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में खाली जगह की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। ऑप्शन है पहला
अनुकरण, ऑप्शन बी दोस्तों जैविकी परिव्यक्तता, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों पदानुक्रम, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, सामाजिक अंतःक्रियाएं। दोस्तों यहाँ पे जो बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाएं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसके अनुसार दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब लेव वाइगोत्स्की जो थे दोस्तों, उनका जो है प्रमुख सिद्धांत ही दोस्तों समाज से संस्कृति से सिद्धांत ही संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन सिद्धांत की बात करें तो जिस ऑप्शन में आपको सामाजिक की बात की जाए, सांस्कृतिक की बात की जाए, वही ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, करें लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमत रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? दोस्तों किससे? जो लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमत है शिक्षिका, उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारा देने से बचना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी है दोस्तों कह रहे हैं किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों कह रहे हैं कि अधिगम को विद्यार्थी के सामाजिक संस्कृत परिवेश से अलग देखना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों, जो हमको लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समझना है कि उसके विचारों से सहमति रखने वाली कोई अध्यापिका है, तो इसमें जो बातें निकल के आ रही हैं तो इसमें यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जो लेव वाइगोत्स्की कहना क्या चाहते हैं, उनके विचार क्या हैं, पहले हमको उसको समझना है। उनको जो विचार है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर होगा, कह रहे हैं विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों उनका यह विचार था दोस्तों, जब बालक एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से बात करके सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर डी की बात करें तो अगर इसमें जो नहीं दे दिया है, कह रहे हैं कि अधिगम को विद्यार्थी के सामाजिक संस्कृति परिवेश से अलग देखना चाहिए। इसमें जो अलग की बात की है दोस्तों, जो नेगेटिव पॉइंट बन जा रहा है, अगर ये ना होता तो यह भी ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन इसमें अलग की बात करें, अलग करने की बात करें, इसलिए नहीं होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं खाली जगह के द्वारा समामेलित होती हैं। दोस्तों ऑप्शन है पहला मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन बी दोस्तों पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी अनुकूलन, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों कंठस्थीकरण। तो इसमें जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो इसमें राइट आंसर होगा आपका मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है, कह रहे हैं हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। दोस्तों कह रहे हैं किसके अनुसार? हावर्ड गार्डनर के अनुसार। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कैसा योगदान है। कह रहे हैं कि उनके अनुसार जब विद्यार्थी दूसरे की भावनाओं को, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि को होती है। दोस्तों ऑप्शन है पहला दोस्तों अंतरावैयक्तिक, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी दोस्तों संगीतिक, या फिर दोस्तों अंतरावैयक्तिक। आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। इसमें जो कि आपका राइट, पहले आपको हम राइट आंसर बता देते हैं, फिर इसके बारे में आपको बता दें। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों अंतरावैयक्तिक। हम दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की जो उसकी भावनाएं हैं, दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो यह कौन सी बुद्धि आती है दोस्तों? वह अंतरावैयक्तिक, जब हम दूसरे की चीज़ को समझते हैं। तो इसमें जो अंतर होता है दोस्तों, आप इसको इंग्लिश में समझने का प्रयास करिए, जिसे इसे हम कहते हैं अंतरावैयक्तिक। जब हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं उसे क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल जो बुद्धि कहते हैं। और जो डी ऑप्शन है, करें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। आप अंतर समझते रहिए, बच्चे कन्फ्यूजन ज़्यादा इसी में होते हैं दोस्तों, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में। अगर दोस्तों इसके हम और कुछ का आपको उदाहरण बताएं, जैसे अंतरावैयक्तिक, जिससे आपको नेता जो होता है दोस्तों, अभिनेता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब दोस्तों अंतरवैयक्तिक होते हैं। कौन क्या होते हैं? इंटरपर्सनल होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो बातें करते हैं वो दूसरे अगला वाला क्या सोच रहा है उस हिसाब से, जैसे अभी नेता है, नेता आपके गांव में आ जाएगा, वो वही बात करेगा जो आपके फेवर में होगा। आप क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें रख रहे हैं, वही सब बात करता है। तो दोस्तों इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच संबंध को सही रूप दर्शाता है। दोस्तों ऑप्शन है पहला भाषा के विचारों को स्वनियम में कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन बी है दोस्तों
बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाते हैं, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों, बच्चों के निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि नहीं, विचार का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है दोस्तों। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। कि किसके अनुसार पूछ रहा है, ले वागोस्की के अनुसार पूछ रहा है कि ले वागोस्की के विचार के अनुसार निम्न में कौन सा कथन भाषा संज्ञान के बीच सही संबंध स्थापित करता है, सही संबंध को दर्शाता है दोस्तों। किसके बीच, भाषा और संज्ञान के बीच दोस्तों, किसके भाषा और संज्ञान के बीच। तो इसमें आपका होगा बच्चों के निजी वाक्य उनकी मौखिक सोच को आंतरिक स्तर को दर्शाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहे हैं लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां गायन में हैं, यह कथन दर्शाता है दोस्तों। अब पहले आपको इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, इसके बारे में समझते रहिए कि अगर ऐसा कहीं भी पूछा जाए कि जैसे लड़के यह काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के मैथ में तेज होते हैं, लड़कियां नहीं तेज होती, लड़कियां खाना बनाती हैं, लड़के नहीं बनाते हैं, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं जेंडर को इंडिकेट कर रहा है, जेंडर के रूढ़िवादिता को बता रहा है कि कह रहे हैं लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में अच्छा होती है। ऐसा थोड़ी है कि ये कहीं लिखा गया है कि विज्ञान में सिर्फ लड़कियां ही या लड़के ही सीख सकते हैं, या फिर लड़के ही विज्ञान सीखते हैं, या फिर गाने की प्रक्रिया है क्या वह सिर्फ लड़कियां करती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया दोस्तों। यह समाज में एक धारणा चली आई है कि बस लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं। ये सिर्फ एक धारणा है, ये सही नहीं है, इसको आप जानते रहिए। यह सिर्फ और सिर्फ जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसको आप जानते रहिए। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। कह रहे हैं कि ऑप्शन पहला है जेंडर समता, जेंडर अनुरूपता, जेंडर असीमता, या फिर दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता। यह दोस्तों जेंडर को इंडिकेट कर रहा है, जेंडर की रूढ़िवादिता की बात कर रहा है कि लड़कियां खाना बनाती हैं, लड़के नहीं। तो दोस्तों इसको हम सबको दूर करना चाहिए। जैसे अभी सब्जी लाने का काम लड़कों का है, तो अब लड़के खाना बनाएं, लड़कियां सब्जी लाएं, तो फिर दोस्तों इसी से जेंडर खत्म होगा ना। इसलिए दोस्तों इसमें यह जो इसमें क्वेश्चन में दिया है यह जेंडर को इंडिकेट कर रहा है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक कक्षा में विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला कि विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूह में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर दोस्तों ऑप्शन बी है मानकीकृत पाठचर्या का क्रियान्वयन करना, दोस्तों यहाँ से शुरू है, करें को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों को के गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं का दृढ़ का शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर अगला ऑप्शन है कहने को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन में बात कर रहे थे दोस्तों, इसमें पूछ रहे थे एक कक्षा में विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृत संदर्भों में परिप्रेक्ष्य विविधता है दोस्तों, उसको इसका आपका जवाब उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसमें जो कोई आपका राइट आंसर होगा, तो इसमें आपका सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कि कह रहे हैं कि को गुणों को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए दोस्तों। अगर जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई बालक दूसरी संस्कृति से आया है और कोई बालक दूसरी संस्कृति से आया है, आप उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं उसे आप एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहिए। जो उसकी संस्कृति है उसे शिक्षण में इस्तेमाल करके सबको सिखाना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खाली जगह जिनमें फिर खाली जगह शामिल है दोस्तों प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन है पहला खुले अंत वाले मुक्त प्रश्न अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी दोस्तों बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन, या दोस्तों ऑप्शन सी वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौती अभिसारी चिंतन। लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग दोस्तों। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे हैं खुले अंत, पहले ऑप्शन पे हम चलते हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कह रहे हैं खुले अंत वाले मुक्त प्रश्न अपसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन होता है दोस्तों, एक होता है आपका अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो जो अपसारी चिंतन होता है, जैसे कि अभी
जो वो कह रहे खुले अंत वाले, जिसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे भी हम पूछ लें आप भारत की विशेषता बताइए, तो अब भारत की विशेषता तो पर्टिकुलर एक चीज़ तो होगी नहीं, आप बस एक लाइन में आप विशेषता बता सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। अब आपको चिंतन करके बताना है, खुले एकदम खुले अंत वाले प्रश्न हैं। आपका इसका आंसर अपने दिमाग से, अपने तर्क शक्ति से इसका देना है, इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फिर दोस्तों ये आपके अपसारी चिंतन कहे जाते हैं। और जब हम इसे बंद कर दें, बंद करने का मतलब जैसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हुए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, चारों ऑप्शन में चारों ही में से कोई न कोई देना है, ऐसा नहीं। अब उसके बारे में जैसे भी हम आपसे पूछ लें कि भारत की राजधानी क्या है, हमने उसमें आंसर दे दिया दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ। तो अब आपको दोस्तों उसी चारों में से कोई ऑप्शन चॉइस करना है, उसके लिए आप अलग से चीज़ नहीं बता सकते कि नहीं दिल्ली है भारत की राजधानी दिल्ली है, इसकी ये विशेषताएं, ऐसा नहीं बता सकते। अब आप एक फिक्स आंसर देना है जो कि नई दिल्ली है, बस आपको इतना ही जवाब देना है। लेकिन दोस्तों जो अपसारी चिंतन होता है उसमें आपको विशेषताएं बताई होनी होती हैं, वो आपको खुले मन से चिंतन कर सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए दोस्तों, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको हम किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पहला मानकीकृत परीक्षणों के समूहों का उपयोग करके, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, या दोस्तों ऑप्शन सी नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के साथ, या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल सत्र शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। दोस्तों कैसा प्रश्न है दोस्तों, रचनात्मक आकलन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, नियमित रूप से विद्यार्थी में सहयोग के साथ। दोस्तों जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसे हम नियमित रूप से करना चाहिए, विद्यार्थियों को सहयोग के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप करना चाहे वही करें, नहीं, इसमें आपको विद्यार्थियों को सहयोग भी रहे, आप इस प्रकार से कहना चाहिए, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन है पहला समता का, दूसरा है समानता का, तीसरा है दोस्तों पक्षपात, या चौथा है दोस्तों पृथकीकरण। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा इक्विटी, समता का। दोस्तों इसमें जो बात करें समावेशी शिक्षा की बात करें, समावेशी शिक्षा का यही मतलब होता है कि जब हम सभी बालक को एक साथ शिक्षा दें, एक साथ, ऐसा नहीं कि कोई बड़े घर का बालक है उसे हम अलग से बैठाएं, कोई छोटा है तो उसे हम अलग से बैठाएं, ऐसा नहीं दोस्तों। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलना। इसलिए दोस्तों समता का बात करता है, किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, तो दोस्तों इसमें समता का पालन करना चाहिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से कठिनाइयों से संबंधित है। दोस्तों जो गति समन्वय वैकल्य की बात करें दोस्त, तो ऑप्शन है पहला पाठ विषय वस्तु पढ़ने से, या फिर दोस्तों तथ्य को याद रखने से, या फिर शारीरिक अंगों के समन्वय से, या दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अंकों का प्रकरण से। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा शारीरिक अंगों का समन्वय से। जो आपका डिस्फेरेक्सिया होता है दोस्तों, डिस्फेरेक्सिया या किससे दोस्तों, अभी हिंदी में आप नाम देखेंगे तो नाम कंफ्यूज हो जाएंगे, कह रहे हैं गति समन्वय वैकल्य, तो बच्चे आप इसमें हिंदी के नाम से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सीटेट में दोस्तों अगर आपके हिंदी के लैंग्वेज में, हिंदी के शब्द में कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है हिंदी उसकी, तो आप एक बार इंग्लिश में उससे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में देखने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे डिस्फेरेक्सिया, अभी तो आप डिस्फेरेक्सिया सुने ज़रूर होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे गति समन्वय वैकल्य की बात करें तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये बात किसका करें, डिस्फेरेक्सिया की बात करें, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जो आपका डिस्फेरेक्सिया होता है किससे संबंधित होता है, वह शारीरिक अंगों के समन्वय से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारक से है। पहले हम अभिकथन समझते हैं। पहला कह रहे कथन है सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क है दोस्तों, जो तर्क है कह रहे समावेशन की अवधारणाओं में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाइयों से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। दोस्तों अब आपको सही विकल्प बताना है, इसमें कौन सा सही है दोस्तों, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है उसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है करें ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ऑप्शन बी है दोस्तों करें ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, फिर सी ऑप्शन है
कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और आर दोनों गलत हैं दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, जिसमें आर इसमें कह रहे हैं, आर की बात करें, कह रहे हैं समावेशन की अवधारणाओं अधिगम क्षमताओं वाले बच्चों तो शामिल है, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाइयों से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं होते दोस्तों। समावेशन का मतलब है सबको साथ लेके चलना, ऐसा नहीं है आप कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए कुछ बच्चों के साथ ले के चलिए, यह नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है लेकिन जो कि आर गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति में यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है दोस्तों, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं दोस्तों। ऑप्शन है पहला लंबे समय तक आँख से संपर्क बनाए रखने में, ऑप्शन बी है दोस्तों अपरिचित के साथ संप्रेषण में, ऑप्शन सी है दोस्तों दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या फिर लास्ट ऑप्शन है विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में दोस्तों। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा सही। कह रहे हैं तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में, जो बालक इससे ग्रसित होता है वह जो है तथ्य की जानकारी को याद रखने में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। इसको आप समझते रहिए, जो ऑटिज्म है ये एक प्रकार का विकार है, इसे आप बीमारी के जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्मोर्फिया हो गया, तो यह सब आपके एक प्रकार से बीमार है, ना कि कोई विकार है, ना कि कोई बीमारी है। इसको आप जानते रहिए, इसे हम क्या कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों यह विकास संबंधी विकार है दोस्तों। कैसे संबंधी है? विकास संबंधी विकार है, जो जीवन के पहले 3 वर्ष में विकसित होता है दोस्तों, जो जीवन के पहले 3 वर्ष में विकसित होता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि दोस्तों जो रचनात्मक बच्चे हैं उनकी पहचान विशेषता है क्या है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वे करें वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, ऑप्शन बी वे दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रचनात्मक बच्चे की एक पहचान विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं दोस्तों। जो रचनात्मक बच्चे हैं वह स्वतंत्र होते हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता अच्छी होती है दोस्तों, वह स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम आप खाली जगह से फिर खाली जगह दोस्तों की ओर होना चाहिए दोस्तों, किस होना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों कम्प्लेक्स से सिंपल, जटिल से सरल, या फिर सामान्य से विशिष्ट, या फिर अमूर्त से मूर्त, या फिर दोस्तों सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक दोस्तों। इसमें जो कि बात करें बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय क्या होना चाहिए उसको आपको बताना है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऐसा होना चाहिए सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब आपको हम एक उदाहरण के जरिए सिर्फ यही बताने का प्रयास करेंगे जो सामान्य से विशिष्ट की ओर कहने का मतलब क्या है। जो छोटा बालक है अभी आप उसको कोई सूत्र ही बताएंगे फिर आप उदाहरण दिखाएंगे नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब आप उदाहरण दिखाएंगे फिर उसे सूत्र बताएंगे तुरंत समझ जाएगा। अगर इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करें, जैसे अभी आग है दोस्तों, आग जल रही है, हमने बालक को अलाव दिखा दिया, आग जल रही, बालक देख लो ये आग जल रही है, वो बालक देख लिया। अब वो जब देखेगा उसके पास महसूस करेगा तो ये सब जान जाएगा, आग जलती है तो गर्मी लगती है, धुआं निकलता है, ये सारे चीज़ जान जाएगा। फिर उसके बाद हमने उसे तो क्या किया दोस्तों, पहले हम सम्मानित तरफ मतलब पहले हम उदाहरण उसे दे दिए, पहले उदाहरण से हम बता देंगे दोस्तों ये आग है, फिर उसके बाद हम उसे बताएंगे आग का जो नियम है, जो सूत्र बनते हैं, जो पूरा थ्योरी जब हम उसको समझाएंगे तुरंत समझ जाएगा। वही कहने का तात्पर्य दोस्तों, पहले हम उसे सामान्य चीज़ दिखाएंगे, सामान्य चीज़ बताएंगे, फिर उसे हम विशिष्ट की तरफ ले जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन से युक्त प्रभावशाली नहीं होगी दोस्तों। इसमें नहीं पूछा है, नहीं जब भी पूछे दोस्तों आप उसको टिक थोड़ा सा जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ऑप्शन है रूपांतरण का सृजन दोस्तों, रूपांतरण का सृजन। ऑप्शन बी दोस्तों पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना। ऑप्शन सी
उप अवधारणाओं के मध्य संबद्धता को क्रियान्वित करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है करें आप प्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो यह कौन सा प्रभावशाली नहीं होगा दोस्तों, आपको यह बताना है। क्या प्रभावशाली हैं वो तो आपको पता होगा, अब क्या प्रभावशाली नहीं होंगे उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा करें कि अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। जो चीज़ बालक की ज़रूरत की है नहीं दोस्तों, उसको हम अगर जानकारी जो चीज़ें उसे सम्मिलित करेंगे तो बालक नहीं समझ पाएगा, वह क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए यह गलत है, गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो पॉइंट है करें कथन है। अब कथन और कह रहे हैं कि इसमें जो कथन है दोस्त पहला करें, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब कारण है दोस्तों, अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है दोस्तों। अब जो ऑप्शन दिया गया है हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ऑप्शन बी करें ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि इसमें जो बात कर रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो 24 नंबर क्वेश्चन है कह रहे हैं कि करण हमेशा किसी भी समस्या को एक से अधिक समाधान सोचता है दोस्तों। कौन? करण। और अक्सर नवाचारी साधनों को सुझाता है। ऑप्शन अब करें कि यह किस तरह की सोच का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन है पहला अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी दोस्तों अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी नकारात्मक चिंतन, या दोस्तों ऑप्शन डी तर्कहीन सोच दोस्तों। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अभी हमने आपको अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की बात बताएं। बालक के लिए कौन सा चिंतन ज़्यादा बेटर होता है? अपसारी चिंतन होता है, क्योंकि बालक उसमें खुल के सोचने का उसे प्रेरित होता है, प्रोत्साहित होता है, वह खुल के सोच के किसी चीज़ का आंसर दे पाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए अपसारी चिंतन। हम लोग उदाहरण आपको बताया था, उदाहरण आपको पता होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ऊपर क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? जो सिखाने की प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? अर्थपूर्ण हो। ऑप्शन है पहला कह रहे हैं कि एक मिनट दोस्तों, कह रहे हैं विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना चाहिए। या फिर दोस्तों ऑप्शन बी विशेष सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि जिससे विद्यार्थियों में उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न कर पाएँ। ऑप्शन सी है दोस्तों अवधारणाओं को इस तरह से पढ़ाना जिससे कि वे विभिन्न उप अवधारणाओं में संबंध स्थापित ना हो सके दोस्तों। अब अगला ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। हम चलते हैं पहले ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो बात करें दोस्तों अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा दोस्तों। कब होगा? जब हम विद्यालय में हो रहे अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे। आपका एनसीए भी इस पे जोर देता है कि आप बालक को जो भी सिखाएं उसे बाहरी जीवन से जोड़ के सिखाएं ताकि उसके लिए हेल्पफुल हो सके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वे विद्यार्थी खाली जगह का उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। ऑप्शन है पहला जिज्ञासा, ऑप्शन बी दोस्तों अरुचि, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी प्रतियोगिता, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों कंटेस्टीकरण। इसमें जो बात कर रहा है तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जिज्ञासा दोस्तों। जब विद्यार्थी जिज्ञासा अंदर से जागृत होगा, अंदर से रुचि होगा दोस्तों, वह खुद ही हर चीज़ पढ़ने का प्रयास करेगा। इसलिए करें विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उत्पन्न को सुनिश्चित कर सके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब दोस्तों। कह रहे हैं विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित कौन सा शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है दोस्तों? इसमें नहीं पूछा। ऑप्शन है पहला त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है कह रहे हैं अधिगम में कमियों के बारे में जाना, उनके कारण त्रुटियों जिनके कारण त्रुटियां होती हैं दोस्तों। ऑप्शन सी है दोस्तों अधिगम में कमियों के बारे में। अब ये तो बी था, तो सी समझते हैं। कह रहे विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना,
और ऑप्शन डी है दोस्तों, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। दोस्तों इसमें नहीं पूछा है, अब नहीं पूछा है तो इसमें कौन ऑप्शन गलत होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, कहने विद्यार्थियों के साथ बिना चर्चा किए उत्तर देना। जब आप विद्यार्थियों के साथ बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो ये आपका गलत ही होगा ना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, गलत होगा, गलत गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में खाली जगह और फिर खाली जगह को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन पहला योग्यता का सत्य मत, ऑप्शन ओ सत्य मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, या फिर ऑप्शन बी है दोस्तों योग्यता का वार्धिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों योग्यता का सत्य मत असफलता परिहारी लक्ष्य। ऑप्शन डी दोस्तों योग्यता का वार्धिक मत असफलता स्वीकार लक्ष्य। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहे हैं योग्यता का वार्धिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों ऑप्शन है पहला अत्यधिक दबाव समस्या को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है दोस्तों हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी है दोस्तों अत्यधिक चिंतन जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों कह रहे हैं कि नरीशता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। कह रहे हैं कि अत्यधिक चिंतन दोस्तों जानकारी के साथ प्रसंस्करण में सुधार लाती है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ का आंसर सोच समझ के चिंतन करके देंगे, उसमें आपके जो जानकारी उसमें वृद्धि होगी, उसमें सुधार आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है? दोस्तों आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें जो आपको बताना है दोस्तों, इसमें जो पूछ रहा है, कह रहे हैं कि किस में मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके सोचने में समस्या समाधान में कौशलों में बढ़ावा देती है, योगदान विकास में योगदान देती है। तो इसमें जो कि आप पहला दिए हैं, कह रहे हैं अवसारी चिंतन स्मरणों प्रकारी विधियाँ, या फिर दोस्तों समझ बनाना बोध, या फिर दोस्तों निष्क्रिय अनुकरण। अगर देखिए दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहे हैं 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी दोस्तों 1 और 3 सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है 2 और 4 सही है। तो इसमें जो सही होगा आंसर दोस्तों, आपको आंसर किस तरीके से देना, समस्या समाधान को प्रभावी बनाने तो कौन सा तरीका दोस्तों बालक के लिए योगदान है, बालक के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा कह रहे हैं अभिसारी चिंतन। अब अगर यहाँ पे अपसारी चिंतन होता तो वह बालक के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसमें बालक खुद से सोच के चिंतन करके जवाब देता है, तो वो होगा नहीं अभिसारी चिंतन। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न ये तो फिक्स है होते हैं दोस्तों, इसमें सोचना क्या, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको एक आंसर देना है। जब कोई ऐसा चीज़ हो दोस्तों जिसे सोच के जवाब देना हो, सोच के लिखना हो, सोच के पढ़ना हो, तो फिर वो आपका अभिसारी चिंतन कहते हैं। एक तो होगा नहीं। अगर हमको एक चीज़ पता हो गया कि आपका ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब ये दोनों आपका होगा नहीं, दोनों चीज़ आपका होगा नहीं। अब इसमें आपका जो राइट आंसर हो सकता है बी हो सकता है या डी हो सकता है। देखिए दोस्तों अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, आपको तुक्का भी मारना है, तो फिर जब ऐसी चीज़ आप कोई चीज़ पता कर लेते हैं, फिर उसमें आपके अभी तो यहाँ पर 25% आशा था कि 25% कोई का आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन जब यहाँ से 2 चीज़ हट गए, अब कितना परसेंट चांस हो गया कि आपका सही होगा। अब यहाँ पे आपका 50% चांस हो गया कि आपका आंसर सही हो सकता है, आधा चांस हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे हम अगला विकल्प पढ़ते हैं। करें स्मरणोकारी परोपकारी विधियाँ समझ बनाना। अब अगर यहाँ से देखेंगे करें जैसे निष्क्रिय अनुकरण। दोस्तों अब देखिए निष्क्रिय अनुकरण की बात कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है दोस्तों जिस चीज़ में जिसमें चौथा ऑप्शन होगा वह नहीं सही होगा, कह रहे हैं निष्क्रिय अनुकरण। ऑप्शन नंबर जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं 4 देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर चौथा लिया गया है निष्क्रिय अनुकरण। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? निष्क्रिय मतलब जो चीज़ निष्क्रिय हो वाला के लिए कैसे हेल्पफुल होगा? बचा कौन दोस्तों? आपका ऑप्शन एक ही बचा, 2 और 3। अब आप 2-3 पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सीधा बता सकते हैं यह सही होगा, कोई विकल्प ही नहीं बचा। इस प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन को छाट सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।